नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। तो देखिए यहाँ पर, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में तरल धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की ऊर्जा, जैसे दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में तरल धारा में रेखीय प्रवाह में बहता है, तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी द्रव को हम किसी नली में तरल धारा में तो बहता ही है, वो रेखीय प्रवाह में हम बहाते हैं, तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की ऊर्जा। अब देखिए, मार्ग के जब वो बह रहा है तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके आयतन की ऊर्जा, उसके एकांक आयतन की ऊर्जा। अब उस ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा है? तो देखिए, दाब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, इन तीनों का योग क्या रहता है? नियत रहता है। तो ये क्या कहलाएगी? बर्नौली प्रमेय। देखिए, बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत या फॉर्मूला है कि जो आयतन की ऊर्जा है उस द्रव की, वह उसमें दाब ऊर्जा भी रहेगी, गतिज ऊर्जा भी रहेगी और स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी, और इन तीनों का योग क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये क्या कहते हैं? बर्नौली प्रमेय कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर पॉइंट है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आ रही ट्रेन के और उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के दाब के कारण अंदर की खिंचाव उत्पन्न करता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक, और सामने से कोई ट्रेन आ रही है। ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़ा है कोई व्यक्ति और उसके बगल से मतलब ट्रेन तेजी से जा रही है, तब वह व्यक्ति क्या महसूस करेगा कि तेजी से गतिमान जो ट्रेन है वह उसको अपनी ओर खींच रही है। ऐसा वो महसूस करेगा। वो किस वजह से होता है? क्योंकि जब ट्रेन तेजी से गति कर रही है तब वायु का दबाव पड़ रहा है और उस वायु के दबाव के कारण वह व्यक्ति अंदर का खिंचाव उत्पन्न करता है, मतलब ट्रेन की तरफ वो खिंचाव उत्पन्न होता है उसको। ठीक, बस यही कहना चाह रहे हैं पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मा। तो देखिए, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम गर्मी अनुभव करते हैं। ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिसमें हम क्या करते हैं? गर्मी का अनुभव करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऊष्मा से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका मात्रक कैलोरी और किलो कैलोरी या जूल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? तो कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है। अब यहाँ पर देखिए, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? तो 418 जूल होते हैं। ठीक है, या तो 4.2 जूल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमारा अगला टॉपिक है ताप। तो देखिए, किसी वस्तु की गर्माहट तथा ठंडक का मापन क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। वस्तु की गर्माहट या ठंडक का मापन क्या कहलाता है? ताप। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप। देखिए, ये माइनस से ध्यान रखिएगा, ये -40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस पर क्या बोल रहा है? इस पर ताप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के में समान होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर 96 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक के ताप को मापता है। पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक -115 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 केल्विन के समीप ताप को मापने को क्रायोजेनिक कहते हैं। देखिए, जो ओके लिखा हुआ है, ये ओके मत पड़ेगा, ये होता है 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन। तो केल्विन क्या है? ताप का मात्रक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि -40 डिग्री सेल्सियस पर ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? समान होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस मतलब डिग्री सेल्सियस पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तीनों समान होते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर 96 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक के ताप को मापते हैं। अब देखिए, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है
वो 96 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक के ताप को क्या करता है, मापता है। ठीक। और पारे का जो हिमांक होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पारे का हिमांक कितना होता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और डॉक्टरी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक मापता है, तो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला है, इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पारे का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे नीचे के ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पारे के हिमांक से भी नीचे के ताप को मापने के लिए किया जाता है। मतलब -39 डिग्री सेल्सियस को मापने के नीचे के ताप को मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अल्कोहल का हिमांक 115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अल्कोहल का हिमांक कितना होता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस। और 0 केल्विन के समीप ताप को मापने को क्रायोजेनिक कहते हैं। अब देखिए 0 केल्विन के समीप अगर आप ताप को मापेंगे तो उस तापमापन को क्या कहते हैं, तो क्रायोजेनिक कहते हैं। ध्यान पे रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि क्रायोजेनिक किसे कहते हैं, तो 0 केल्विन के समीप ताप के मापन को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जब दो वस्तुएं संपर्क में स्थित होती हैं, मान के चलिए दो वस्तु हैं और ये दोनों संपर्क में, तब क्या होगा, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। मतलब मान के चलिए ये ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, तो जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। ये हमेशा ये नियम है, ये होता ही है। ठीक। ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, वस्तु के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर में पारे को उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि वस्तु के ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मामीटर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो पारे का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन देकर टिक करना होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो 37 डिग्री सेल्सियस पर टिक करना पड़ेगा, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो 98.4 फ़ारेनहाइट पर टिक करना पड़ेगा। मनुष्य का सामान्य ताप। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। सूर्य का ताप 10⁻7 केल्विन होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये 10⁻, मतलब ये 10⁻7 केल्विन है। ठीक है। ध्यान पे रखिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 7 केल्विन है। ठीक है। तो पायरोमीटर से सूर्य के ताप को मापा जाता है। ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। और सूर्य का ताप 10⁻7 केल्विन होता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि सूर्य का ताप कितना होता है, तो 10⁻7 केल्विन। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, ताप दीप्त बल्ब गर्म होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एक 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का ताप लगभग 4600 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए ये फ़ारेनहाइट है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एफ लिखा हुआ है, ये फ़ारेनहाइट है, मतलब ये इस तरीके से। ठीक है। ताप दीप्त बल्ब की सतह का ताप 150 से 250 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ताप दीप्त बल्ब गर्म होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। एक 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का ताप लगभग 4600 फ़ारेनहाइट होता है। आप देखिए 100 वाट के एक बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है, तो लगभग 4600 फ़ारेनहाइट। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए जब एग्जामिनर को क्वेश्चन नहीं मिलते रहते ना कि मैं क्या पूछूं, सब कुछ तो पूछ चुके हैं, तो अब क्या पूछूं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है, तो 4600 फ़ारेनहाइट। ठीक। अब ताप दीप्त बल्ब के सतह का ताप 150 से 250 फ़ारेनहाइट तक होता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ताप दीप्त बल्ब के सतह का ताप कितना होता है, तो 150 से 250 फ़ारेनहाइट तक होता है। ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं।
इसे केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। ध्यान पे रखिएगा, कितने डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो ताप होता है वस्तु का ताप, उसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। इसे 0 केल्विन भी लिखते हैं। ठीक है, 0 केल्विन भी लिखते हैं, मतलब 0 केल्विन का मान कितना हो गया? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के बेस पे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 0 केल्विन, देखिए ओके मत लिखिएगा, ये 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन का मान कितना है? 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या यहाँ पर दिया हुआ है कि 273.15 के। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 केल्विन था और ये डिग्री सेल्सियस में था। अब यहाँ पर देखिए ये डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 में हो गया और ये केल्विन जो है वो 273.15 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला पॉइंट, कि जिस वस्तु से रोशनी पारित हो सके उसे ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिस वस्तु से अगर रोशनी पार हो तो उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तु कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए यहाँ पर किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न करती है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, एकांक द्रव्यमान और एकांक ताप। ठीक, तो यहाँ पर आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में और एकांक ताप में वृद्धि कर देती है। ठीक, तो वो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो विशिष्ट ऊष्मा देखिए, मतलब विशिष्ट ऊष्मा मतलब एक प्रकार की विशेष ऊष्मा जो एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न कर देती है, बस सिंपल से वर्ड में। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, केल्विन या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो ध्यान पे रखिएगा कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर घटती है तथा इसके बाद बढ़ती है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बढ़ती है। ठीक है, अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो जो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है वो बढ़ेगी। पर यहाँ पर देखिए जल के मामले में मामला थोड़ा अलग है। जल के मामले में क्या है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाया जाए तब विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? घटती है। ठीक है, और उसके बाद बढ़ती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब जल की विशिष्ट ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, मतलब देखो जल को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ताप देंगे तो क्या होगी? उसकी विशिष्ट ऊष्मा उस सीमा तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक घटेगी और उसके बाद बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का जो ताप है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर एक और डेफिनेशन दे दिया यहाँ पर। तो क्या कहना चाह रहा है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ठीक, सिंपल से वर्डों में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि किसी पदार्थ के अगर द्रव्यमान में आप 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए आप 1 डिग्री सेल्सियस को क्या करिए? ध्यान पे रखिए। अगर आप किसी पदार्थ के द्रव्यमान का जो ताप है अगर वह 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते हैं तो उस 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जो ऊष्मा लगती है वह क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी उस पदार्थ की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, सोने की विशिष्ट ऊष्मा 130 जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होती है? क्वेश्चन बन सकता है कि सोने की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 130 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है,
जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है और हमारा आखिरी पॉइंट यहाँ पर इस वीडियो का। जल की विशिष्ट ऊष्मा 15 डिग्री सेल्सियस पर 4180 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है। पारे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट कि जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो 15 डिग्री सेल्सियस पर 4180 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है, ठीक। और वो जो पारे की विशिष्ट ऊष्मा है वो कम होती है। तो देखिए इस तरीके से आज का हमारे ये भौतिक विज्ञान पार्ट 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक। तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।